जी नमस्कार, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उसमें हम लोग पढ़े आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 24। हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 23, 24 और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। हम 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा नंबर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है। हम आज बाल श्रम और उससे जुड़े भारत में बनाए गए कानून अधिनियम की एक समीक्षा करेंगे। कुछ प्रमुख वाद हुए, जैसे MC मेहता वाद बनाम तमिलनाडु राज्य की भी बात करेंगे। और आज से अपने वीडियोस को, मुख्य परीक्षा को ध्यानगत रखते हुए भी 150 से 200 शब्दों में एक समीक्षात्मक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं या जो विषय महत्वपूर्ण पढ़ाए जाएंगे राज्य व्यवस्था में, उस पर एक सामान्य समझ बनाने के लिए 200 शब्द से 150 से 200 शब्दों में एक व्याख्यात्मक समीक्षा प्रस्तुत होगी आप लोगों के सामने में। आइए देखते हैं। हमारा अगला अधिकार है जो मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 तथा 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, मतलब मानव को वस्तु समझ के उसका व्यापार नहीं किया जाएगा। व्यापार मतलब क्रय विक्रय। और बलात् श्रम मतलब जोर जबरदस्ती से उससे कार्य नहीं करवाया जाएगा। वो अपने मनपसंद से विधि सम्मत और जहाँ वो सहज समझे वहाँ कार्य कर सकता है। अपने मन का श्रम उसे चुनने का अधिकार है। यह हमारी स्वतंत्रता मूल अधिकार में ये बातें सब हमें मिली हैं। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। वहीं अनुच्छेद 24 भी कारखाने आदि में बाल श्रम पर निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 24 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि ये बाल श्रम से भी संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है हमारा कारखानों आदि में बाल श्रम पर निषेध है। इसका थोड़ा सा विस्तार रूप देखेंगे कि 14 वर्ष से कम आयु के, मतलब जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम होगी, उस आयु वर्ग के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ बालकों से संबंध है, बालक तथा बालिकाएं। ठीक है। अब अनुच्छेद 24 एक समीक्षा। अनुच्छेद 24 के बारे में क्या मतलब एक समीक्षात्मक व्याख्या हो सकती है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है। तो ये देखेंगे कि अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है भारत सरकार द्वारा, या हमारे संविधान में या किसी सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद या किस वाद में यह निर्णय किया गया कि बाल श्रम से संबंधित सभी जो चीज़ें हैं उनको निषिद्ध किया जाए, उसको बंद किया जाए। किस वर्ष से किस आयु वर्ग के बच्चों को जो परिसंकटमय कंपनियां हैं, कारखाने हैं, उसमें नियोजित करने से रोका जाएगा। अगर नियोजित किया जाता है या नियोजित करने वाली संस्था को बाल श्रम अधिनियम के तहत 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास की सज़ा सुनिश्चित की गई। ये हमारा क्रमिक विकास था बाल श्रम के निषिद्धीकरण के साथ साथ। हमारे मूल अधिकार के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को वो किया गया है, मतलब ख़त्म किया गया है, निषिद्ध किया गया है। आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 एक समीक्षा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, कहाँ देखिएगा, कारखानों, खानों या अन्य परिसंकटमय नियोजनों में कार्य करने का प्रतिषेध करता है। उल्लेखनीय है कि ये आत्यांतिक अधिकार है। आत्यांतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिस पे मतलब खुद की मर्जी काम करती है। मतलब आत्यांतिक अधिकार मतलब हमें आप बलपूर्वक किसी अन्य काम को हमारी इच्छा के बगैर आप नहीं करवा सकते। अगर करवाते हैं तो हमारे आत्यांतिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक। आत्यांतिक अधिकार व्यक्ति की मर्जी से किया जाने वाला
अधिकार है, कार्य है, इसे आत्यांतिक अधिकार का नाम दिया गया है। वर्ष 1996 में MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में एक वाद हुआ था। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 में, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को करोड़ों बच्चों के आर्थिक, जैसा कि हमारे न्याय में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु जो अनिवार्य कदम उठाए जाने थे वो दुर्भाग्य से प्रभावी नहीं दिखते हैं, तथा कोर्ट ने एक विस्तृत सूची जारी की जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख था जिन्हें परिसंकटमय माना जाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट के आदेश से एक बाल श्रम पुनर्वास कोष का गठन हुआ जिसमें प्रत्येक दोषी नियोक्ता मतलब कंपनी वाले जो कार्य में लगाए हैं उन बालकों को प्रति बालक 2,000 रुपये तथा राज्य प्रति बालक 7,000 रुपये, मतलब एक बालक पे कितना आ जाएगा, 2 × 5 7,000 रुपये, प्रति बालक 7,000 रुपये एक जमा करेगा। जमा कहाँ करेगा? एक कोष का गठन हुआ, उस कोष का नाम क्या था? बाल श्रम पुनर्वास कोष। इसका गठन को किया, इसमें नियोक्ता और स्टेट 2,000 और 5,000 रुपये लगाएंगे और ये जो कोष में पैसा जमा होगा उसका उपयोग बाल श्रमिकों के शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए होगा। इसी के उपरांत भारत के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में नेशनल अथॉरिटी फॉर एलिमिनेशन फॉर चाइल्ड लेबर, ये भी पूछता है कि NAECL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल अथॉरिटी फॉर एलिमिनेशन फॉर चाइल्ड लेबर का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत के श्रम मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो बाल श्रम से संबंधित नीति निर्माण और संचालन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। इसी 1986 के चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट की कमियों को 2016 में समाप्त कर दिया गया। 2016 के चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की कमियों को 2016 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया और उसमें यह कहा गया कि पहले जैसे थे कि 18 ऐसे रोजगारों का चयन किया गया था जो परिसंकटमय उद्योग की श्रेणी में आते थे, लेकिन 2016 का जो हमारा एक्ट बना उसमें सभी प्रकार के नियोजनों से निषिद्ध कर दिया 14 से 18 वर्ष के बच्चों को। और ये कहा गया कि अगर 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक परिसंकट में नियोजन से बाहर रखता है और साथ ही बाल श्रम के अपराध के लिए 6 से 2 कारावास। अगर ये नया कानून हमारा क्या किया, 14 से 18, मतलब पहले था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, अब 18 वर्ष तक के बच्चों को सभी प्रकार के नियोजन से निषिद्ध कर दिया गया। मतलब आपको परिसंकट में जितने उद्योग है उसमें कार्य करने के लिए नहीं रखा जा सकता है, अर्थात बलात् श्रम आप पे लागू नहीं होगा, मतलब बलात् श्रम को निषेध कर दिया गया। और साथ ही बाल श्रम अपराध के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार या हमारा 2016 का चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ने 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान रखा है। उसके बाद हमारा प्रारंभ होता है अगली स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। 25 क्या कहता है? धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक अंतःकरण की स्वतंत्रता और दूसरा धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है? किसी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारा संविधान किसी भी धर्म को बल नहीं देता है। हमारा जो संविधान है वही सर्वोच्च है। ठीक, अब आइए इसके बाद अगले प्रकार की जो स्वतंत्रता है, धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू चलते हैं। अब हम लोग मूल अधिकार में अगला अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 से तात्पर्य ये है कि वो 2 प्रकार की स्वतंत्रता देता है हमें।
पहली प्रकार की स्वतंत्रता थी वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, और दूसरा जो है धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा का अधिकार है। मतलब जो हमारी धार्मिक आस्था है, विश्वास है, उसको बिना किसी दबाव के, दबाव किसका है, दबाव न तो सामाजिक दबाव होगा, न आप पे सरकारी दबाव होगा, न राष्ट्रीय दबाव होगा, न राज्य का दबाव होगा, न न्यायिक दबाव होगा। आप किसी भी दबाव से मुक्त होकर अपने धर्म, धार्मिक विश्वास, आस्था की सार्वजनिकता को बिना भय की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्लास ये दिया है कि जो आपके धार्मिक आस्थाओं के प्रचार व प्रसार में, ठीक है, अपने धर्म में, जैसे मान लीजिए कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो हमें तो प्रचार करने की छूट है कि अपने धर्म का प्रचार करेंगे, उनका प्रसार करेंगे। जो हमारा अपने सनातन धर्म के प्रति विश्वास है उसको कायम रखेंगे, उनके बारे में बताएंगे। इन सब के लिए हम पर कोई बाहरी दबाव नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में बता के और उसका अपने धर्म में स्थानांतरण करवा लूँ, धर्मांतरण करवा लूँ, तो ये गैर न्यायोचित है और ऐसा हमारा संविधान अनुमति नहीं देता है। देखिए, धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार की स्वतंत्रता से तात्पर्य अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा का अधिकार है। धार्मिक आस्थाओं के प्रचार व प्रसार में अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य कथन में ये आता है कि स्टेटमेंट और उसका रीज़न। तो स्टेटमेंट अगर आ जाएगा कि हमें अपने धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद कथन आएगा कि हम अपने धार्मिक आस्थाओं के प्रचार व प्रसार में अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार रखते हैं। नहीं, हम अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं रखते हैं। ये गैर संवैधानिक है। हमारा जो संविधान है, संविधान का मूल अधिकार, ये इसकी अनुमति नहीं देता है। अगला जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगला अनुच्छेद है 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अर्थात लोक व्यवस्था, देखिए किस चीज़ में हम अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को ये अधिकार प्राप्त है कि ऐसे हम अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे लोक व्यवस्था मतलब जन सामान्य को कोई नुकसान हो, उनकी व्यवस्थाएं बाधित हो, उनके दैनिक क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न हो, सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हो, तो हम नहीं करेंगे। जैसे हम अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में पूजा पाठ है तो हम सार्वजनिक रास्ते को रोक नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सदाचार मतलब अपने अच्छे आचार और विचार अपने तरीके से और स्वास्थ्य के अधीन, इन सब चीज़ों के अधीन रहते हुए। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि हमने धार्मिक प्रचार में अल्कोहल वितरित करें, अल्कोहल पीकर अपना वो करें, अपने धार्मिक कार्यों को करें, तो वैसे अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब गलत आचरण, लोक व्यवस्था को नुकसान न पहुँचे, नुकसान न हो, सदाचार हो, कुआचार न हो, कुप्रबंधन न हो और स्वास्थ्य आदि के अधीन रहते हुए हमें अर्थात प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को, चाहे वो सनातन हो, हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, कैथोलिक हो, कोई भी हो। अब हमारा अगला अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि को कर से स्वतंत्रता। अर्थात हम अब राज्य से तात्पर्य हम लोग पहले समझ चुके हैं। राज्य से तात्पर्य क्या है? राज्य से तात्पर्य भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्यों की सरकार, वहाँ की विधानसभाएं और LIC जो संस्थाएं हैं वो भी राज्य की परिभाषा में उसको समाहित किया गया है अनुच्छेद 12 के तहत। तो ये कह रहा है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि को, मतलब हमें अपने धर्म, हिंदू धर्म को या ईसाई धर्म को या पारसी धर्म को या जैनिज़्म को, इसको बढ़ाने के लिए मान लीजिए कि इस समय
यूपी के प्रधान संप्रदाय को अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी पर जबरदस्ती कर का आरोपण नहीं कर सकते हैं, यही ये बात कह रहा है। अनुच्छेद 28 का क्या कह रहा है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो राज्य द्वारा वित्तीय नहीं हैं, उनको वित्त नहीं मिलता है, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लिखित है। 29 क्या कहता है? 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। वहीं 29(1) इसका उपअनुच्छेद है, सभी नागरिकों को भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29(1) क्या कहता है? सभी नागरिकों को भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और वह उनके प्रशासन का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उन पर प्रशासन का अधिकार भी उनको प्राप्त है। अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के भाषा, धर्म व लिपि से संबंध है। पूछेगा कि अनुच्छेद 29(1) और 30(1) में क्या डिफरेंस है? 29(1) और 30(1) में डिफरेंस ये है कि जो 29(1) अनुच्छेद है वो नागरिकों को, सभी नागरिकों की बात कर रहा है, भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दे रहा है। वहीं अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों के भाषा, धर्म व लिपि से संबंधित है। ये सभी सिटीजन की बात कर रहा है और ये केवल माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा अंतिम मूल अधिकार का प्रकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 की बात करता है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में हम मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए समादेशन का अधिकार हमें मिला है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है और वहीं उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। रिट कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आइए एक बार इसको सरसरी निगाह से देखते हैं, उसके बाद प्रत्येक रिट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 की बात करता है। 25 में 2 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला, वो अपने धर्म के बारे में बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार की स्वतंत्रता। इससे हमारा तात्पर्य है कि अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा का अधिकार है। धार्मिक आस्थाओं के प्रचार व प्रसार में अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 26 वही कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि को कर का अधिरोपण नहीं होगा, कर से मुक्ति होगी। वहीं अनुच्छेद 28 कह रहा है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। अगला हमारा अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व उनके प्रशासन का अधिकार देता है। और उसके बाद हमारा अंतिम प्रकार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है। रिट किसके संबंध में जारी करता है? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु। ठीक, यह 5 प्रकार के रिट होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया। आइए इनको अब बारी बारी से देखते हैं। जो 5 प्रकार के रिट थे, आर्टिकल 32 के तहत उसे सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वो उच्च न्यायालय के पास उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि रिट जारी करने की जो शक्ति होती है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट की अधिक होती है या हाई कोर्ट की अधिक होती है, सर्वोच्च न्यायालय की अधिक होती है या उच्च न्यायालय की अधिक होती है? तो उच्च न्यायालयों की अधिक होती है। अब 5 प्रकार के जो रिट थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा की बात करेंगे। उसके बाद भाग 3 के बाहर भी 4 प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, उनको भी जानेंगे। आइए देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है अपना शरीर प्राप्त करना। इसमें ये आदेश दिया जाता है कि किसी निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।
जिससे उसे निरुद्ध करने के आधारों का परीक्षण हो सके और यदि उसे बंदी रखने का विधिक औचित्य न हो तो उसे मुक्त किया जाए। ये रिट राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। देखिए, ये पूछता है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो राज्य के विरुद्ध जारी किया जाता है या व्यक्ति के विरुद्ध, तो ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जाने वाला रिट है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे न्यायालय के सामने सशरीर उपस्थित किया जाए ताकि गिरफ्तारी के कारणों का पता, आधार का पता लगाया जा सके, परीक्षण किया जा सके और अगर वो आधार, गिरफ्तारी का आधार विधिक रूप से सही नहीं हो, विधिक रूप से गलत हो, तो उसे मुक्त किया जाए। ठीक है, लेकिन मुक्त करने के बाद जो राज्य या व्यक्ति जिसने वो अवैध गिरफ्तारी की है उसके खिलाफ ये रिट जारी होता है। दूसरा जो परमादेश रिट है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ है आज्ञा, ऑर्डर। ये न्यायालयों द्वारा, ये न्यायालय जारी करते हैं। किसके? लोक सेवकों को आदेश है कि वो ऐसा लोक महत्व का कार्य करे जिसमें वो या तो असफल रहे हैं या जिसको करने से इन्होंने इनकार किया हो। ठीक, ये न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है लोक सेवकों को कि वो ऐसे लोक महत्व का कार्य करे जिसमें वो या तो असफल रहे हैं या जिसको करने से उन्होंने इनकार किया है। ये उपकरण सार्वजनिक संस्थाओं के साथ साथ, देखिए कहाँ कहाँ जारी होता है, सार्वजनिक संस्थाओं के साथ साथ निगमों, अधीनस्थ न्यायालयों, ट्रिब्यूनलों या अन्य सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होता है। यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है। ये पूछता है कि जो परमादेश है उसको न्यायालय निजी व्यक्तियों के विरुद्ध में जारी कर सकता है, तो नहीं जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। परमादेश को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ये लोक सेवकों, सार्वजनिक संस्थाओं के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनलों पर लागू होता है। देखिए, लोक सेवक भी इससे बाहर कब होते हैं? जब ये कार्य उनके लिए बाध्यकारी ना हो, ऐच्छिक हो। ठीक है, अगला जो हमारा है प्रतिषेध, इसकी बात करेंगे। ये विकल्प हायर कोर्ट द्वारा अवर न्यायालयों को संबोधित किया जाता है। मतलब जैसे उच्च न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालयों को जारी किया जाता है या जो ऊपरी कोर्ट है उसके द्वारा नीचे वाले कोर्ट को संबोधित होता है, जिसमें उन्हें अपनी अधिकारिता के आधिक्य में कार्य करने से रोका जाता है। मान लीजिए कि हमारा अधिकार क्षेत्र है, मैं अवर न्यायालय हूँ और हमसे ऊपर कोई उच्च न्यायालय है, तो अवर न्यायालय जो है वो अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर, जैसे मान लीजिए कि उसे 5 लाख रुपए का दंड देने का प्रावधान है और उन्होंने 6 लाख रुपए का दंड किसी मुकदमे में दे दिया है किसी के विरोध में, तो उसके खिलाफ वो व्यक्ति जाएगा और जो प्रवर न्यायालय होगा या उच्च न्यायालय, उस अवर न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अधिक से बाहर जाने के लिए रोका जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्रिवेंटिव उपचार उपलब्ध होता है। प्रिवेंटिव मतलब निवारक उपचार। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेषण रिट होती है। ये भी रिट उच्च न्यायालयों द्वारा अवर न्यायालयों को संबोधित होते हैं। अंतर ये है कि ये प्रतिषेध जो है वो प्रिवेंटिव है, निवारक है, और लेकिन ये निवारक और उपचारात्मक दोनों इसमें शामिल है। ये अवर न्यायालय को एक और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या अनुपस्थित विषयों को रोकने के लिए ऐसे मामले अपने पास स्थानांतरित करता है। जैसे जो अवर न्यायालय के पास जो मुकदमे हैं उनको वो अपने पास मंगा लेता है और अवर न्यायालय द्वारा जो उस मुकदमे के निर्णय में जो फैसला सुनाया जाता है उसको निरसित कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, क्वैश कर देता है। तो उत्प्रेषण क्या है? ये रिट भी उच्च न्यायालयों द्वारा अवर न्यायालयों को संबोधित होती है, लेकिन इसमें निवारक तथा उपचारात्मक। इसके पहले वाला जो हम लोगों का रिट था उसमें प्रतिषेध में केवल निवारक उपचार थे, लेकिन इसमें निवारक और उपचारात्मक दोनों अधिकार है, दोनों सुविधाएं हैं। ये अवर न्यायालय को एक और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या अनुपस्थित विषयों को रोकने के लिए ऐसे मामले अपने पास उपस्थित स्थानांतरित कर देती है। जैसे अवर न्यायालय से, अवर से कहाँ मंगवा लेंगे? प्रवर, मतलब बड़े न्यायालय में अपने तरफ ये मुकदमा बोलेंगे। जो ये आर्डर दिए रहेंगे इनको ये क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी। ठीक, इस रिट द्वारा उच्च न्यायालय निश्चित कर सकती है। यहाँ उच्च न्यायालय से तात्पर्य हाईकोर्ट का नहीं है, जो न्यायालय है उससे ऊपर वाली न्यायालय से है। अधिकार परीक्षा की बात करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका क्या अधिकार है। इसमें न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि दावा वैध न हो तो उसे उस पद से निष्कासित कर देता है। ये
किसी भी व्यक्ति द्वारा लोक कल्याण के दृष्टिगत दायर की जा सकने वाली रिट है अधिकार परीक्षा। अन्य जो हमारी चारों रिटें हैं वो किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी नहीं की जा सकती है। भाग 3 से बाहर हम लोगों का 4 मौलिक अधिकार और है। आर्टिकल 265 कहता है कि कोई कर विधि के अधिकार से ही संग्रहित व अधिरोपित की जाएगी। मतलब जो विधिक अधिकार होगा कि हमें जीएसटी 5% देना है, 10% देना है, तो या मान लीजिए कि शिक्षा का उपकर 0.5% दिया जाता है, तो उसका विधि होगा तभी कोई हमसे लेगा या संग्रहित करेगा या अधिरोपित होगा, हम लोगों पे भारित होगा। अनुच्छेद 300 क क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के अनुसार वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये भी पहले मूल अधिकार था। ठीक है, 19F के तहत ये मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया है। तभी से यह मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार हो गया, लेकिन ये भी मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बगैर विधिक अधिकार के वंचित नहीं किया जा सकता है, विधि के अनुसार बिना निर्णय के वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 301 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी वाणिज्य, व्यापार या घूमने समागम की अबाध स्वतंत्रता प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 326 जो चौथा प्रकार का हमारा अलग से मौलिक अधिकार है, वो लोकसभा व राज्य विधानमंडलों के चुनाव में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का विकल्प देता है। आइए एक बार सरसरी निगाह से इसको पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना, इसमें ये आदेश दिया जाता है कि किसी निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए जिसमें उसे निरुद्ध करने के आधारों का परीक्षण हो सके, और यदि उसे बंदी रखने का विधिक औचित्य न हो तो उसे मुक्त किया जाए। ये रिट राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। परमादेश क्या कहता है? इसका शाब्दिक अर्थ आज्ञा होता है। ये न्यायालयों को लोक सेवकों को आदेश है कि वो ऐसा लोक महत्व का, किस महत्व का? लोक महत्व का कार्य करे जिसमें वो या तो असफल रहे हैं या जिसको करने से इन्होंने इनकार किया हो। ये उपकरण सार्वजनिक संस्थाओं के साथ साथ निगमों, अधीनस्थ न्यायालयों, ट्रिब्यूनलों या अन्य सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है। यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है, और लोक सेवक भी उस परिस्थिति में इससे बाहर होंगे जब कोई कार्य उनके लिए बाध्यकारी न होकर ऐच्छिक होगा। प्रतिषेध क्या कहता है? ये विकल्प हायर कोर्ट्स द्वारा अवर न्यायालयों को संबोधित होता है, जिसमें उन्हें अपनी अधिकारिता के आधिक्य में कार्य करने से रोका जा सकता है। इसमें प्रिवेंटिव उपचार उपलब्ध होता है। वही उत्प्रेषण की बात करते हैं, ये भी रिट उच्च न्यायालयों द्वारा अवर न्यायालयों को संबोधित होता है, लेकिन इसमें निवारक और उपचारात्मक दोनों सुविधाएं शामिल होती हैं। ये अवर न्यायालयों को एक और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या अनुपस्थित विषयों को रोकने के लिए ऐसे मामले अपने पास स्थानांतरित करती है। वहीं दूसरी तरफ पहले से ही ले लिए गए फैसले को इस रिट द्वारा उच्च न्यायालय निरसित कर देती है। अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है? इसमें न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करता है, और यदि दावा वैध न हो तो उसे निष्कासित कर देता है। किसको? लोक सेवक को उसके पद से। ये किसी भी व्यक्ति द्वारा लोक कल्याण के दृष्टिगत दायर की जा सकती है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या भाग 3 से बाहर भी मूल अधिकार हमें प्राप्त है? तो हाँ, भाग 3 के बाहर भी 4 मूल अधिकार हमें प्राप्त है। पहला हो गया अनुच्छेद 265, कोई कर विधि के अधिकार से संग्रहित व अधिरूपित किया जाएगा। 300 को क्या है? किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 301 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध रूप से सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा व राज्य विधानमंडलों में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का विकल्प देता है। अब हम लोग इसके बाद अगला हम लोगों का अध्याय होगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको पढ़ेंगे। ये हमारी कक्षा इसमें एक अलग रूप देने का प्रयास किया गया है। जैसे आपको बाल श्रम पे उसकी एक समीक्षा लिखवाई गई थी, वैसे जहाँ जहाँ आवश्यक होगा, जो मेंस के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके तरीके को देखते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारा हर टॉपिक हो उसमें एक लिखित प्रश्न आप लोगों को, एक मॉडल आंसर हमारे और हमारी टीम के द्वारा एक अच्छा विकल्प आपको प्रस्तुत हो सके, और मॉडल प्रश्न और उसका उत्तर दिया जाएगा समीक्षात्मक रूप में। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें,
और हमारी वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने जो भी लोग हैं पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको बढ़ाने का प्रयास करें। आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, अपने कमेंट देते रहें, वो हमारे लिए और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव हमारे लिए निवेदित रूप से आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।